हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें पढ़ना है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यस, आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इसके पहले हमने जो मॉर्गन के कंसेप्ट थे वो हमने पढ़े थे। गॉट इट। अभी हम शुरू करते हैं जेनेटिकल बीमारियों के बारे में। जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है वो कौन कौन से हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके सामने है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है, तो आपको थोड़ा नाम से ही पता चल जाएगा। इनहेरिटेंस आपको पता है क्या होता है। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये ऑटोसोमल क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे अंदर जैसे आपको पता है कि हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। ओके, 23 क्रोमोसोम्स है और 23 क्रोमोसोम्स का एक्चुअली पेयर है, ठीक है, यहाँ पेयर है। तो होता क्या है, आउट ऑफ 23 पेयर क्रोमोसोम्स, उसमें जो 22 पेयर है ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो 1 पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम, CHR। मतलब 23 में से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम होती है और ओनली 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होती है। तो ये जो बीमारियां है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है ये आ रही है ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम से। कहाँ से आ रही है? ये जो बीमारियां है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, ये ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम से आ रही है, ये ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम से आ रही है, इसीलिए इसका नाम है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। समझ में आया? ओके, तो सिंपल सा है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। क्योंकि सर जो भी जेनेटिकल प्रॉब्लम है वो उन क्रोमोसोम से आ रहे हैं जो 22 पेयर में आते हैं। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का कोई भी लेन देन नहीं है। ओके, यस। तो चलो, आपको ये बात थोड़ी समझ में आ गई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ह्यूमन सोमैटिक सेल, हमारे सोमैटिक सेल में 23 पेयर होती है क्रोमोसोम्स की। ओके, दे कैन डिवाइड फंक्शनली एज द ऑटोसोम। उसमें 2 टाइप आते हैं क्रोमोसोम, एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सिर्फ एक ही पेयर, अभी मैंने क्या कहा आपको, सिर्फ एक ही पेयर इन्वॉल्व होती है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ओके, और जो बाकी है रिमेनिंग 22 जो पेयर होती है वो होती है ऑटोसोम। मैंने आपको अभी कहा था कि 22 पेयर जो होती है वो ऑटोसोम होती है और जो 1 पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम की, ओनली 1। गॉट इट? यस। और वो सेक्स क्रोमोसोम आपको पता है दे इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर XY है तो इट्स अ सन, अगर XX है इट्स अ डॉटर। गॉट इट? ओके। देन इन्होंने कहा यहाँ पे द ऑटोसोम कंट्रोल द वेराइटी ऑफ ट्रेट अदर देन सेक्स। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेट है, सेक्स डिटर्मिनेशन छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेट है ये ऑटोसोम कंट्रोल करता है। गॉट इट? ऑटोसोम कंट्रोल करता है सब कैरेक्टर सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन छोड़ के, ठीक है। दिस ट्रेट्स आर कॉल्ड एज, उसी ट्रेट को, वो जो कैरेक्टर है जो ऑटोसोम कंट्रोल करता है उस कैरेक्टर को हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंक ट्रेट। क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंक ट्रेट। जो कैरेक्टर ऑटोसोमल क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंक ट्रेट। गॉट इट? ओके। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट। जो भी ट्रांसफ़र होते हैं बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट, ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू द ऑटोसोम इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। मतलब सेक्स लिंक ट्रेट को बिसाइड्स सेक्स लिंक ट्रेट छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है, बॉडी कैरेक्टर हम ऐसे कहेंगे, ओके, सेक्स लिंक ट्रेट छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी कैरेक्टर है वो होते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, जो ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है, यहाँ पे ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है,
जो ऑटोसोम क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं और वही ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, लेकिन जो सेक्स लिंक ट्रेट है, सेक्स लिंक ट्रेट इज कंट्रोल बाय द सेक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम के बारे में जो 22 पेयर्स में आता है। नाउ सम कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय मतलब इफेक्टेड बाय, इन्फ्लुएंस का मतलब इफेक्ट होना, चेंज होना। सम कैरेक्टर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट जीन्स व्हाइल सम आर रिसेसिव जीन्स। देखिए, कुछ कैरेक्टर ऐसे रहते हैं जो चेंज होते हैं डोमिनेंट जीन्स की वजह से, या फिर वो कैरेक्टर चेंज होते हैं रिसेसिव जीन्स की वजह से। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? कैरेक्टर अगर चेंज होते हैं तो दो कारण हैं, एक तो डोमिनेंट जीन से होगा, और एंड नहीं लिखा मैंने, और लिखा, एक तो डोमिनेंट जीन से होगा या फिर रिसेसिव जीन से होगा। बीमारियां अगर फैलती है, जेनेटिकल बीमारियां अगर फैलती है, मैं जेनेटिकल बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बैक्टीरियल वायरल के बारे में बात नहीं कर रहा। जेनेटिकल बीमारियां अगर होती हैं तो एक तो डोमिनेंट जीन से होगा या फिर रिसेसिव जीन से होगा। ठीक है, ओके। अब वो होता कैसे है वो भी समझ लीजिएगा। पहले मैं डोमिनेंट की बात करना चाहूँगा। डोमिनेंट डिसऑर्डर्स या डोमिनेंट जीन समझिएगा प्रॉपरली। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ए, दोनों कैपिटल्स है, या कैपिटल ए स्मॉल है। अब यहाँ दोनों केस में बीमारी होगी, क्योंकि जब दोनों कैपिटल है तो भी बीमारी होगी, यहाँ पे एक ही कैपिटल है तो बीमारी होगी, क्योंकि आपको पता है कैपिटल ए डोमिनेंट है अगर है तो स्मॉल ए क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो रिसेसिव की बिल्कुल चलती नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल ए की वजह से भी डिसऑर्डर होगा। मतलब जहाँ डोमिनेंट कंडीशन रहती है वहाँ पे होमो कंडीशन हो देन ऑल्सो डिसऑर्डर होगा, वहाँ पे हेटेरो कंडीशन हो तो भी बीमारी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों डोमिनेंट जीन की वजह से दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर आता है। गॉट इट? लेकिन अगर मैं रिसेसिव की बात करूँ, तो रिसेसिव में सिर्फ एक ही कंडीशन है, पता है कौन सी? जब दोनों स्मॉल ए रहेंगे, जब दोनों स्मॉल ए रहेंगे तभी वहाँ पे होगा डिसऑर्डर, अदरवाइज डिसऑर्डर नहीं है। आप बोलोगे सर अगर कैपिटल ए स्मॉल ए रहा तो कुछ भी नहीं। अरे भाई कैपिटल ए है ना तो वो डोमिनेंट है ना, बीमारी क्यों होना है? ये और है। ओके, जब ये अगर डोमिनेंट की वजह से बीमारी हो रही है तो दोनों कंडीशन से होगी, अगर रिसेसिव सी हो रही है तो एक ही कंडीशन से होगी। ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कंडीशन में जो दुश्मन है वो फिलहाल डोमिनेंट वाला होगा, जब रिसेसिव से अगर बीमारी हो रही है तो दुश्मन रिसेसिव रहेगा। आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर अगर कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ये तो हेटेरो कंडीशन है, फिर यहाँ पे कैपिटल ए है ना, फिर कैपिटल ए अगर है तो फिर कैपिटल ए की वजह से बीमारी क्यों नहीं होगी? तो आपने पहले ही कहा डोमिनेंट के बारे में। देखो यहाँ पे दुश्मन खुद डोमिनेंट है। ओके, और जो और कंडीशन मैंने अरेंज की जहाँ पे रिसेसिव बीमारी हो रही है, सिर्फ बीमारी हो रही है रिसेसिव से, तो वहाँ पे कैपिटल ए नॉर्मल रहेगा। अगर मैं कहूँ डोमिनेंट जीन की वजह से बीमारी हो रही है तो यहाँ पे दुश्मन रहेगा कैपिटल ए, और तो वहाँ पे स्मॉल ए रहेगा एज अ फ्रेंड। स्मॉल ए से कुछ नहीं रहेगा, स्मॉल ए एज अ नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर बीमारी हो रही है रिसेसिव से तो वहाँ पे कैपिटल ए नॉर्मल रहेगा और ये स्मॉल ए खतरनाक है फिर वहाँ पे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे उन्होंने दिया है दो कंडीशन अरेंज की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, मतलब डोमिनेंट जीन से होने वाली बीमारी। ऑटोसोमल है मतलब 22 पेयर में से कोई ना कोई क्रोमोसोम होगा, डोमिनेंट से है, यस डोमिनेंट से है। ओके,
और एग्जाम्पल दिए हैं, एक है विडोज पिक, दूसरा है हंटिंगटन्स डिसीज। अब यहाँ पे जो विडोज पीक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, तो हम पढ़ेंगे अभी। ओके, अब ये जो हंटिंगटन डिसीज़ है, ये डिसीज़ वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है डिसीज़। ओके, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जितनी बीमारियाँ हैं उसके हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सबके बारे में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट बीमारी, ये पहली बीमारी है। सेकंड बीमारी दी है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव से बीमारी। पहला है फिनिलकीटोन्यूरिया, ये भी हमारे किताब में एक्सप्लेन करके है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है। सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा हुआ है, गॉट इट। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं, कुछ बीमारियाँ डोमिनेंट से हो रही है, कुछ बीमारियाँ रिसेसिव से हो रही है। फिनिलकीटोन्यूरिया किससे हो रहा है? रिसेसिव से। सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव से। सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव से। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको क्या हो रहा है? तो ये ओके, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बीमारी एक्स्ट्रा में है। विडोज पिक हमारे किताब में है, फिनिलकीटोन्यूरिया किताब में है, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा बीमारी है, एक हंटिंगटन डिसीज़, एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो हंटिंगटन डिसीज़ जो है बच्चों, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये दिमाग की बीमारी है, ब्रेन सेल। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन सेल होते हैं वो डैमेज होने में रहते हैं। यस, जो न्यूरॉन्स जो नर्व हमारे ब्रेन में है वो डैमेज होने में रहता है। उससे हमारा मेमोरी लॉस होना, उसके बाद में कंसंट्रेशन के ऊपर असर होना, है ना। एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम चली आती है, कंसंट्रेशन नहीं लगता, फिर मेमोरी में थोड़ा असर होता है। ओके, यस, कुछ करने का मन नहीं होता है, तो बीमारी है ये, ठीक है। रहा सवाल सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वो बीमारी है जो लंग्स से रिलेटेड करती है, प्लस करती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्यों? क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो रिलेशन है, ये सब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। एक जीन्स खराब होने की वजह से, सिंगल जीन में म्यूटेशन आने की वजह से बीमारी होती है ये। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक सबसे बड़ी बात है म्यूकस। और आपको पता है म्यूकस लंग्स का भी बनता है, लंग्स के अंदर म्यूकस बनता है, डाइजेस्टिव में म्यूकस आता ही है। तो म्यूकस बनेगा एबनॉर्मली, है ना। यहाँ पे म्यूकस जो बनेगा, इस बीमारी में जो म्यूकस बनता है ये काफ़ी थिक बनता है। ओके, इसमें जो म्यूकस बनता है वो काफ़ी थिक बनता है, और थिक बनने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत जाती है। आपको पता है म्यूकस वहाँ बनेगा, म्यूकस बनाने के सेल भी है वहाँ पे। तो म्यूकस कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा बनेगा, मतलब थिक बनेगा, उससे हमें ब्रीदिंग करने में दिक्कत जाती है। क्लियर? तो वहाँ पे कफ की प्रॉब्लम शुरू होना, लंग्स डिसऑर्डर शुरू होना, तो ऐसी कुछ समस्या आती है हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे, ठीक है। ओके, तो ये हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस। बाकी तो हमारे किताब में है, इसलिए हम पहला पढ़ेंगे अभी विडोज पिक। विडोज पिक के बारे में मैं डायरेक्टली एक बात कह दूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है। ओके, इस डायग्राम में कहना क्या है, देखिए इनका ये कहना है, जो हमें हेयर रहते हैं वो हेयर, यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये विडो पिक का डायग्राम है, ये नो विडो पिक का डायग्राम है। मतलब आप इनके हेयर देखिए, ये हेयर जो है इनके यहाँ बाल्डनेस नहीं है, जो गंजापन हम कहते हैं ना, या बिल्कुल नहीं है। ऐसा इनका ये जो हेयर लाइन है वो कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं इनका हेयर लाइन कैसा है। यहाँ पे हेयर लॉस नहीं हुआ है, सो नो हेयर लॉस इज हेयर, गॉट इट। लेकिन अगर आप वही इनकी बात करते हैं, ये ए डायग्राम और ये बी डायग्राम, अगर आप ए की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हेयर लॉस हो चुका है और यहाँ पे वी शेप आ चुका है, देख रहे हैं आप? यस, इट्स अ वी शेप। और आपने भी ऐसे, मतलब हमें पता है कि इस तरह जब हेयर लॉस होता है तो वहाँ पे वी शेप बन जाता है, मतलब एक तरफ से इधर से हेयर लॉस होना शुरू होता है, इस तरफ से हेयर लॉस शुरू होता है, सेंटर में हेयर थोड़े बहुत एज इट इज़ रहते हैं, गॉट इट। तो ये जो वी शेप का जो हेयर लॉस है ना, इसे हम कहते हैं विडोज पिक। समझ में आया? तो ये नॉर्मल, ये जो बी डायग्राम है ये नॉर्मल है,
और ये जो ए डायग्राम है ये थोड़ा एबनॉर्मल है, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, यस। सो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, अब प्रोमिनेंट मतलब दिखाई देना, हमें दिखाई देता है कि वी शेप जो है वो बीच में थोड़ा बहुत हेयर रहेगा, यहाँ पे बीच में थोड़ा हेयर रहेगा और इधर से फिर हेयर लॉस होना, इधर से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है ना। तो प्रोमिनेंट वी होगा। प्रोमिनेंट वी शेप हेयर लाइन ऑन द फोरहेड इज डिस्क्राइब एज अ विडोज पिक। ओके, इट इज़ डिटरमाइंड बाय, अब ये बीमारी कैसे होती है, बीमारी होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम से, मतलब वो 22 पेयर्स का बीमारी है और डोमिनेंट जीन उसमें टेक पार्ट करेगा। कौन से जीन, डोमिनेंट जीन्स, यस। इसलिए इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। आपने ढेर सारे लोगों में ये देखा होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन हो रहा है ना, तो इसलिए बीमारी ज़्यादा है ये। विडोज पिक ऑकर इन द होमोजाइगस, देखो विडोज पिक जो होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी होता है और उसके जीन है WW, कैपिटल W। होमो कंडीशन है तो भी बीमारी होगी, यस। या एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर जीन्स ऐसे है कैपिटल W स्मॉल w तो भी बीमारी होगी। इसलिए मैंने कहा इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसके 2 ऑप्शन है बीमारी होने के, इसलिए मैक्सिमम पर्सन में हमें बीमारी दिखाई देती है। समझ में आया आपको? तो इनका कौन सा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, W इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, W जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, होमो एंड हेट्रो बोथ कंडीशन, बिकॉज ये डोमिनेंट है। ओके बच्चों, हाँ। इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस रिसेसिव, अगर होमोजाइगस रिसेसिव है जीनोटाइप तो उनको स्ट्रेट हेयर रहेंगे, मतलब नॉर्मल पर्सन कौन रहेगा, जिनको स्मॉल w है, दोनों स्मॉल w है। ओके, तो ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ये बी डायग्राम, रेड कलर यहाँ पे मार्क करूँगा मैं, तो ये जो बी डायग्राम आपको दिख रहा है, ओके, पहले मैंने, हाँ, ये बी डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसमें स्मॉल w है, दोनों स्मॉल है। लेकिन जो यहाँ पे ए डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें कैपिटल W स्मॉल w, ऐसे 2 कंडीशन हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक ही कंडीशन है स्मॉल w, इसलिए इसका स्ट्रेट हेयर लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट हेयर लाइन का मतलब है नो हेयर लॉस, मतलब नो विडोज, ठीक है। ओके, और लास्ट सेंटेंस उन्होंने ये कहा कि बोथ द मेल एंड फीमेल हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ द मेल एंड फीमेल्स। गॉट इट? ओके, तो ये हुआ डोमिनेंट का पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो फिनिल कीटोन यूरिया के बारे में बात करेंगे और वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।